नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अभी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके शहर की हर वो बड़ी खबर जो इस वक्त सुर्खियों में है, आपको मिलेगी अभी। आज बात करेंगे कि बंगाल के रिजल्ट के बाद कैसे शहर शहर मचा है कदर। बंगाल में कहां भिड़े बीजेपी और टीएमसी के वर्कर, कहां चला बुलडोजर। हार के बावजूद क्यों इस्तीफा नहीं देने पर अड़ी है ममता बनर्जी। तमिलनाडु में थलपति सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, लेकिन बहुमत के इंतजाम का फॉर्मूला क्या है। दिल्ली विधानसभा में पहली बार कैसे होने जा रही है रामकथा। पंजाब में जालंधर और अमृतसर में धमाकों के पीछे साजिश का क्या है एंगल, आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। बंगाल में चुनाव के बाद नई सरकार की तैयारी चल रही है। बीजेपी 9 मई को शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है, लेकिन चुनाव के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच जो तनाव दिखाई दिया, उसका साइड इफेक्ट नतीजों के बाद सामने आ रहा है। बंगाल के कई शहरों से चुनावी हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें और तस्वीरें लगातार आ रही हैं। कोलकाता के राजरहाट न्यू टाउन में विजय के जुलूस के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा है। हत्या के बाद मधु मंडल के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं कल देर शाम होते होते बीरभूम के ननूर इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या की खबर भी आ गई। टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की पीट कर हत्या की गई। शेख टीएमसी के ननूर अंचल कमेटी का सदस्य था। टीएमसी का दावा है कि उसकी हत्या बीजेपी के लोगों ने की है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक जगह बीजेपी वर्कर का मर्डर हो गया है, आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। एक जगह टीएमसी के कार्यकर्ता का मर्डर हुआ, आरोप यह है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। आपको जानकारी दे दें कि पश्चिम बंगाल में अब जब नतीजे सामने आ गए हैं तो उसके बाद हिंसा जगह जगह देखने को मिल रही है। बंगाल से बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर टीएमसी के दफ्तरों पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। पहले यही आरोप टीएमसी पर लगते थे, अब सत्ता बदलने के बाद टीएमसी के नेता बीजेपी पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव के बाद भय खत्म और भरोसे की वापसी के बीजेपी के नारे पर अब टीएमसी सवाल उठा रही है। बंगाल में चुनाव के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। राज्य में चुनाव के बाद हिंसा का पुराना इतिहास है और यही देखते हुए सुरक्षा बलों को सतर्क रखा गया है। इसके बाद हिंसा हो रही है। इसी कड़ी में कल रात कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में हॉग मार्केट में बुलडोजर चलने की तस्वीर आई। यहां पर टीएमसी के दफ्तर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। टीएमसी का दफ्तर गिराने का आरोप बीजेपी पर लगा है। हालांकि बीजेपी का इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि लोकल सोर्स ने बताया कि टीएमसी के ऑफिस की जो जमीन है वो गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा किया गया था। कोलकाता के राजरहाट न्यू टाउन सीट में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई तो कोलकाता के हॉक मार्केट में भारी बवाल हुआ है। यहां टीएमसी दफ्तर को बुलडोजर से ढा दिया गया। राजधानी कोलकाता में सियासी हिंसा हुई तो जलपाईगुड़ी, साउथ 24 परगना और आसनसोल में भी टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प और आगजनी देखने को मिली है। साउथ 24 परगना में भी हिंसा की खबर आई है। यहां पर भीड़ ने टीएमसी नेता जहांगीर खान के दफ्तर को निशाना बनाया है। जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सामने आई। जहांगीर खान बजबज विधानसभा में टीएमसी का ऑब्जर्वर है। साउथ 24 परगना में ही जहांगीर खान और चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के बीच जमकर टकराव हुआ था। भीड़ ने जहांगीर खान के दफ्तर पर तोड़फोड़ की और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर को बुलाना पड़ा तो इलाके में तनाव को देखते हुए सेंट्रल फोर्स और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। तो साउथ 24 परगना में टीएमसी दफ्तर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जहांगीर खान के दफ्तर को निशाना बनाया गया है। दरअसल सालों का ये जो गुस्सा था, ये जो चिढ़ थी, ये जो हिंसा के दम पर सत्ता हासिल करने की जो ललक वहां पर पश्चिम बंगाल की मतलब ममता बनर्जी की सरकार पर जो आरोप लगता रहा, उसी के खिलाफ ये नाराजगी निकल रही है। लेकिन इस तरीके की हिंसा को रोकने के लिए ही, तोड़फोड़ को रोकने के लिए ही तो सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती नतीजों के उपरांत भी बनाई गई थी। लेकिन ये तस्वीरें देखें,
हमारे सहयोगी ओंकार इस खबर पर जुड़ गए हैं। पवन नारा भी हमारे सहयोगी खबर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन ओंकार, पहले ये बताएं, ये जो जहांगीर खान के दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई है, क्या बीजेपी के लोगों ने ये तोड़फोड़ की है? अभी तक इस मामले में कानूनी रूप से क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, साउथ 24 परगना के बजबज इलाके में जहांगीर खान इस बजबज इलाके के वो ऑब्जर्वर थे और कल शाम को जैसे कि देखा गया उनके दफ्तर जो था उस दफ्तर के ऊपर लगातार हमले किए गए और इसके साथ साथ आगजनी की भी आरोप लगाए। तो स्थानीय लोकल जो तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका आरोप है कि बीजेपी के कुछ समर्थक अचानक से वहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के बाद लगातार इस दफ्तर पे तोड़फोड़ किया गया, आग के हवाले भी करने की कोशिश किया गया। तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जहांगीर खान के दफ्तर को तोड़फोड़ बीजेपी की तरफ से किया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरी विषय में जांच पड़ताल किया जा रहा है कि क्या इसके पीछे कोई बीजेपी के समर्थक है या फिर तृणमूल कांग्रेस के ही कुछ गुंडों ने ये काम करके बीजेपी के ऊपर ये पूरा जिम्मेदारी थोपने की कोशिश कर रहा है। तो इस विषय में इस वक्त पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यही लगातार कहा जा रहा है कि जब से चुनाव का नतीजे आए हैं तब से बीजेपी वर्कर्स अलग अलग जगहों पर हिंसा कर रही है, ना कि केवल साउथ 24 परगना में या राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसे ही आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। बिल्कुल ओंकार, जो आरोप पहले टीएमसी पर लगा करते थे वही आरोप अब भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आए या इसमें कोई कार्रवाई हो तो सामने आए सच्चाई कि आखिर पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। वहीं साउथ 24 परगना के महेशतला में भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। टीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप बीजेपी समर्थकों पर ही लगाया गया है। तो जहां जहां टीएमसी के दफ्तरों को निशाना बनाया गया है वहां वहां टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बदला लेने के लिए टीएमसी के दफ्तरों को, टीएमसी के समर्थकों को, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। और यही इतिहास पश्चिम बंगाल का रहा है। यही सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है कि ये जो हिंसा रंजित जो इतिहास है पश्चिम बंगाल का उसे हटाया जाए। कोलकाता से ही सटे हुए हावड़ा के जगत बल्लभपुर में टीएमसी कार्यालय में आगजनी हुई। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने एक वीडियो शेयर किया, बीजेपी समर्थकों पर आगजनी का आरोप लगाया। तस्वीरों में टीएमसी का दफ्तर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, कल्याण बनर्जी ने ये तस्वीर शेयर की है और जगत बल्लभपुर में दफ्तर को निशाना बनाकर आगजनी की गई। ये कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वहीं बीरभूम जिले के नानूर इलाके में अबीर शेख नाम के एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर ने दावा किया कि मृतक तृणमूल का सक्रिय कार्यकर्ता था और हत्या का आरोप बीजेपी पर लगा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई जहां बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर एक टीएमसी के एक्टिव कार्यकर्ता की जान चली गई। बंगाल में सियासी हिंसा आसनसोल में भी देखने को मिल रही है। आसनसोल नॉर्थ में टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कुछ अज्ञात लोगों ने टीएमसी कार्यालय में घुसकर पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बीजेपी ने पूरे मामले से खुद को अलग किया। बीजेपी विधायक कृष्णदू मुखर्जी ने कहा कि इस घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को बदनाम करने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। অত্যুৎসাহী মানুষের মধ্যে কিছু দুষ্কৃতী ঢুকে বিভিন্ন জায়গায় যাদের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো যোগাযোগ নেই বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে এইরকম পার্টি অফিস ভাঙচুর, পার্টি অফিস দখল এইসব জিনিস করছে। তারা আমাদের কেউ না এবং তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা অংশ জড়িত রয়েছে। তারা কোনোদিন তারা বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে পার্টি করেনি, তারা কোনোদিন বিজেপি করেনি। আজ হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে আবির মেখে বিভিন্ন পার্টি অফিসে গিয়ে পার্টি অফিস দখল করছে। এই জিনিস আমরা মেনে নিচ্ছি না, এই জিনিসের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করেছি।
कुछ ऐसी ही तस्वीर पश्चिम बर्धमान से भी सामने आई है, जहां जामुरिया इलाके में टीएमसी कार्यालय पर हमला हुआ है। दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। हमलावरों ने ऑफिस में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद जरूरी दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पश्चिम बर्धमान की तस्वीर है। आप देखिए, टीएमसी का दफ्तर है, यहाँ तोड़फोड़ की जा रही है। जो गेट है उसे बड़ी बड़ी ईंटों से तोड़ा जा रहा है। टीएमसी आरोप ये लगा रही है कि सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता चुन चुनकर टीएमसी को निशाना बना रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर बीजेपी ने अपने आप को इस हिंसा से अलग भी कर लिया है। हालांकि इस मसले पर बीजेपी का यही कहना है कि ये टीएमसी खुद बीजेपी को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि टीएमसी खुद अपने दफ्तरों पर हमला कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं पर हमला कर रही है ताकि बीजेपी को बदनाम किया जा सके। इस बीच जलपाईगुड़ी से टीएमसी नेता का एक वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में टीएमसी नेता हाथ में तलवार लेकर समर्थकों के साथ चल रहे हैं। जलपाईगुड़ी में नतीजे सामने आने के बाद हुई हिंसा में बीजेपी वर्कर के घायल होने की खबर आई। मंगलवार को जलपाईगुड़ी के बारोपाटिया में बीजेपी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से बोदागंज के भ्रमरी देवी मंदिर में पूजा करने जा रहे थे और तभी टीएमसी तृणमूल के एससी और ओबीसी सेल के चेयरमैन कृष्णदास के घर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। आरोप है कि इसके तुरंत बाद ही कृष्ण और उनके समर्थकों ने मोटरसाइकिल जुलूस पर हमला कर दिया और यह हमला धारदार हथियारों से किया गया था। इसमें बीजेपी के वर्कर्स को चोट आई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाने का भी आरोप है। घटना के बाद केंद्रीय बलों ने हालात को संभाला। तस्वीर आप देखिए, टीएमसी के नेता कार्यकर्ता इसमें दिखाई दे रहे हैं और आरोप लग रहा है कि तलवारों के साथ, और इन तस्वीरों में तो तलवारें दिखाई भी दे रही हैं, तलवारों के साथ इन्होंने हमला किया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बल ने इस इलाके में अब मोर्चा संभाल लिया है और हिंसा को शांत करा दिया गया है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हिंसा और आगजनी में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी के अलावा कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी किया है। साथ ही सेंट्रल फोर्सेस को भी हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रुख अपनाने का निर्देश दिया है। आयोग ने साफ किया है कि कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, हिंसा में शामिल किसी शख्स के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आयोग ने राज्य प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बलों को ही हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि किसी भी हिंसा की खबर मिलने पर फौरन एक्शन लिया जाए। वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। शौमिक भट्टाचार्य ने कहा है कि टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। बंगाल बीजेपी के चीफ ने कहा कि कुछ बीजेपी वर्कर्स में भी गुस्सा है, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शौमिक भट्टाचार्य ने साफ किया कि अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हिंसा करेगा तो उसे पार्टी से निकाला जाएगा। तृणमूल की जो अंदरूनी रंजिश था, पैसों लेकर जो आपस में मुठभेड़ था, वो ही कुछ लोग तृणमूल का झंडा छोड़ के बीजेपी का झंडा लेकर के तृणमूल के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसका पार्टी अब दखल कर रहा है। कार्यकर्ता के अंदर थोड़ा रिएक्शन है, आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश को हम लोग पनपने नहीं देंगे, हम बंद करेंगे। और उसका साथ साथ प्रशासन को, चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया हम लोग, जैसे किसी भी जगह हिंसा हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री गेट हो, चाहे किसी ऑटो टोटो का स्टैंड हो, कड़े से कड़े कार्रवाई लीजिए। दे मस्ट टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट देम। इस पे हम लोग किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो भाजपा का हो, हम पार्टी से निकाल देंगे उसको।
सालों का अत्याचार हुआ है। नहीं, अगर ऐसा नहीं, ये जंगल का नीति तो हम लोग हमारा समाज में लागू नहीं कर सकते। तो बड़ी बात है जो शमिक भट्टाचार्य कह रहे हैं अगर बीजेपी का कार्यकर्ता इसमें संलिप्त पाया जाता है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसे पार्टी से निकाल देंगे। पवन, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, पश्चिम बंगाल में रोल पूरी तरीके से रिवर्स हो गए हैं। पहले हम देखा करते थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तरों पर हमला होता था, आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगाया करती थी और टीएमसी हमेशा अपने आप को अलग किया करती थी। अब एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है, बीजेपी पर आरोप है और बीजेपी कह रही है हमने कुछ नहीं किया है, ये टीएमसी हमें बदनाम करने के लिए कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने यही है कि टीएमसी से अलग कैसे रहा जाए। ये बंगाल की राजनीति में हिंसा की एंट्री कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसी हिंसा के खिलाफ बीजेपी चलकर आई है। बहुत से लोगों का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो दमन हुआ उसके प्रति गुस्सा है, लेकिन उसके लिए कानून व्यवस्था है। हालांकि सबसे बड़ा फर्क टीएमसी और बीजेपी में है, टीएमसी के दौर में इन शिकायतों को एक्नॉलेज नहीं किया जाता था, पल्ला झाड़ लिया जाता था, लेकिन अब की बार बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते और जो ऐसा करेगा सख्त कार्रवाई करेंगे, पार्टी से निकाल देंगे। पुलिस की कार्रवाई पुलिस करेगी, वो होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा बीजेपी के लिए कि क्या वो सचमुच बंगाल में हिंसा की इस जो परंपरा है उसको रोक पाने में कामयाब होंगे या नहीं। फिलहाल जिस बड़े पैमाने पर पोस्ट पोल वायलेंस 2021 में हुआ था वो देखने को नहीं मिला है। ये तोड़फोड़ की घटनाएं जरूर हैं जिसमें एक हत्या की बात भी सामने आई है, लेकिन अभी तक मूलतः जो बंगाल का कैरेक्टर रहा है उससे हिंसा कम रही है और बीजेपी से जनता को बिल्कुल पवन, आप ठीक कह रहे हैं कि एक होती है टारगेटेड हिंसा जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके वोटर्स के खिलाफ हुई थी, जो हमने 2021 चुनाव के बाद देखा था, और एक होती है रैंडम हिंसा जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कहीं बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और उनके बीच में ये भिड़ंत शुरू हो गई। तो वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। बंगाल में चुनाव के बाद क्या क्या बदलने वाला है, अब इसकी एक एक झलक सामने आ रही है। आसनसोल में करीब 15 सालों से बंद रहा दुर्गा मंदिर आखिरकार खोला गया और कोर्ट के आदेश के बावजूद ये मंदिर बंद था। सोचिए जरा, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मंदिर को खोल दे, लेकिन फिर भी बंद था। लेकिन तनाव बढ़ने की बात को लेकर प्रशासन ने जब मंदिर नहीं खोलने दिया, सत्ता परिवर्तन होने के साथ साथ ये मंदिर खुल गया। बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आने के साथ साथ मंदिर के पट खुल गए। मंदिर के खुलने के बाद इलाके में उत्सव जैसा माहौल है, लोग खुशी मनाते हुए नजर आए। मंदिर जैसे ही खुला, जय श्री राम, जय माता दी के उद्घोष होने लगे। मंदिर खुलने से स्थानीय लोग बहुत खुश हैं। आसनसोल नॉर्थ सीट से जीत कर आए बीजेपी विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने लोगों से वादा किया था कि जैसे ही वो जीतेंगे मंदिर को रेगुलर तौर पर खुलवाने का काम करेंगे। अब जीत के बाद मंदिर का दरवाजा खुल चुका है। आज बहुत वर्षों के बाद हम जिस जगह पे आए हैं, यह है बस्तीन बाजार का वो मंदिर जहां पे कोर्ट के द्वारा परमिशन मिलने के बाद भी नहीं खोला गया था। बोला गया था कि यहाँ पे खून की नदियां बहेगी। आज बीजेपी सरकार आने के बाद और ये मंदिर आज खुल चुका है। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये मंदिर में भजन कीर्तन आज से चलो। आसनसोल की तस्वीरें एक बार फिर आप देखिए। ये मंदिर बंद हो गया था और केवल दुर्गा पूजा के समय खोला जाता था या कोई महत्वपूर्ण दिन होता था तभी खोला जाता था, लेकिन नियमित तौर पर नहीं खोला जाता था। जबकि कोर्ट ने आदेश दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये बंद था। पर बीजेपी की सरकार बनने के साथ साथ मंदिर के पट खुल गए हैं। इस बीच बीजेपी बंगाल में अपनी नई सरकार बनाने में भी जुट गई है। नई सरकार 9 मई को शपथ ले सकती है। 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। हालांकि शपथ ग्रहण की तारीख के बारे में बीजेपी की तरफ से अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अमित शाह और मोहन चरण मांझी दोनों नेता राज्य के नवनिर्वाचित विधायकों और नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे ताकि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के नामों पर अंतिम फैसला लिया जा सके।
चुनाव आयोग ने भी नई सरकार के गठन का रास्ता साफ करते हुए नई विधानसभा के गठन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। तो 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सर्वसम्मति के साथ कौन होगा अगला मुख्यमंत्री बंगाल का, इस नाम पर मुहर लग जाएगी। बीजेपी नई सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी के बयान से बंगाल में एक संवैधानिक संकट भी खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगी। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. अब ममता बनर्जी भले ही कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन ये भी सच है कि 7 मई को पश्चिम बंगाल की सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि विधानसभा भंग हो जाएगी। और विधानसभा अगर भंग हो जाएगी तो ममता बनर्जी इस्तीफा दें या ना दें, वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगी, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगी। बंगाल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसमें 7 मई के बाद वो मुख्यमंत्री ही नहीं रह जाएंगी, क्योंकि विधानसभा भंग होते ही विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाती है। ऐसे में राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। तो महज एक नैरेटिव के सिवाय ये कुछ नहीं है। ममता बनर्जी बताने की कोशिश कर रही हैं, या फिर सीधा सीधा कहें कि ममता बनर्जी अपनी हार को पचा नहीं पा रही हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, और इस कदर उनकी पूरी पार्टी बौखला गई है कि अब वो बाल हट कर रही हैं, कह रही हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मोरली मेरी जीत हुई है। जिन्होंने 15 साल सत्ता भोगी, ऐसी पश्चिम बंगाल की ममता दीदी इस प्रकार का ट्वीट करती है, बयानबाजी करती है। क्या हमारा संविधान ये इनको अलाउ करता है? बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान यही कहता है, अगर कोई नेता अपने पद से हटने को, यानी चीफ मिनिस्टर पद से हटने को इनकार करता है, तो गवर्नर उसमें इंटरवीन कर सकते हैं, गवर्नर उनको डिसमिस कर सकते हैं। और जो चुनाव में जो बहुमत से पार्टी आई, यानी भाजपा का नेता को पार्टी चुनाव के लीडर के लिए वो निमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि चुनाव हारने के बाद इस प्रकार की दीदी की मानसिक स्थिति होती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है। संजय राउत ने कहा है कि ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं होना उनके आंदोलन का एक भाग है। शिवसेना सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा आंदोलन किया है, चाहे वो सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर। ममता दीदी कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा नैतिक विजय हुआ है, मैं जीत गई हूं। ममता दीदी हमेशा, चाहे मुख्यमंत्री हो, सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, वो एक आंदोलक रही है, हमेशा आंदोलन करती आई है। मुख्यमंत्री होते हुए भी बहुत बार सड़क पर ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है ममता दीदी ने, वो देखना चाहिए हम लोगों को। अगर ममता दीदी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, तो मैं मानता हूं ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है। एक आंदोलन है, एक निषेध है सरकार की रवैये का, यह आंदोलन है और यह आंदोलन होना चाहिए। ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि ममता बनर्जी को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही टीएमसी का भी बंगाल से खेल खत्म हो गया है। देखिए, ममता बनर्जी जान चुकी हैं कि वो हार गई हैं। ममता बनर्जी को मालूम है कि पूरे बंगाल की जनता उनके खिलाफ थी और हार को स्वीकार करना चाहिए। जनता में जश्न का माहौल है। इतने साल से सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इतना जश्न, इतनी खुशी बंगाल के लोगों को तो लगता है कि जैसे आजादी मिल गई हो। इस सरकार के इतने खिलाफ थे वो लोग, उनको हरा कर ये खुशी की लहर दौड़ गई है। अब ममता बनर्जी को रिजाइन करना चाहिए
ऐसे भी सरकार बन गई है, वो रिजाइन करें नहीं करें, सरकार में वो नहीं है, ये उनको मालूम है। ममता बनर्जी तरह तरह की बयानबाजी कर रही हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी अलग इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। उससे अब कुछ होने वाला नहीं है। दीदी, चुनाव खत्म हो गया और टीएमसी का भी खेल खत्म हो गया। बंगाल ही नहीं, तमिलनाडु में भी इस वक्त जबरदस्त हलचल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी और टी राघवन जुड़ गए हैं। दोनों से तमिलनाडु की सियासत का भी हालचाल लेंगे। आपको एक बड़ी खबर पहले बता दूं, बंगाल से ही आ रही है कि ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन हकीकत उन्हें भी पता है कि राज्य की सत्ता उनके हाथ से जा चुकी है। बंगाल में हुए बदलाव का असर ममता बनर्जी के घर पर दिखने लगा है। एक तस्वीर आपको दिखा दूं, भवानीपुर में ममता बनर्जी के घर के बाहर सुरक्षा में बहुत कटौती हुई है। भवानीपुर में ममता का घर 30B हरीश चैटर्जी स्ट्रीट पर है। उनके घर के बाहर लगे गार्ड रेल को हटा दिया गया है। साथ ही अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बाहर से भी सुरक्षा हटाने की खबर है। तो जो अतिरिक्त सुरक्षा वहां पर तैनात की गई थी, गार्ड रेल था, वो तमाम चीजें अब हटा दी गई हैं। अब ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो विपक्ष के नेता हैं। हालांकि अब तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वो नहीं बन पाएंगी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर भी हम किसी और नेता को देखेंगे, क्योंकि वो भवानीपुर से भी चुनाव हार गई हैं। अब ममता भले ही हार गई हैं, लेकिन उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगी है। मुसलमानों ने पूरी तरह ममता का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि टीएमसी ने जिन 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उनमें 41 विधानसभा में पहुंच गए। इसी तरह ममता ने 53 महिलाओं को टिकट दिया था, इनमें से 14 विधानसभा में पहुंचने में कामयाब हुई हैं। तो मुस्लिम वोट बैंक जो है, बेशक कहा जाए कि उसमें बिखराव हुआ है, मुस्लिम वोटर्स बटे हैं, लेकिन ये भी तय समझ लीजिए कि मुसलमानों ने ममता बनर्जी पर भरोसा किया है। हाँ, हुमायूं कबीर 2 सीटों से जीते हैं, तो हुमायूं कबीर कुछ वोट खींचने में कामयाब रहे हैं। कांग्रेस के 2 विधायक चुनकर आए हैं, दोनों मुसलमान हैं, तो मुसलमानों ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिया है, तो वहां पर वोट कटा है। ऐसे ही 47 मुस्लिम लोगों को टिकट, मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में ममता ने उतारा था, जिसमें से 31 जीत कर आए। खबर तमिलनाडु से, जहां नई सरकार को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। टीवी के चीफ विजय आज दोपहर 2 बजे लोक भवन जाएंगे। यहां पर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उससे पहले विजय ने कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और बीसीके चीफ तिरुमावलवन को पत्र लिखकर सपोर्ट मांगा है। चेन्नई में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच एआईडीएमके चीफ एडापट्टी पलानीस्वामी ने भी अपना रुख बदल दिया है। विधायकों के अल्टीमेटम के बाद वो भी विजय को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। पलानीस्वामी ने कहा कि विजय तय करें कि किसके साथ वो स्थिर सरकार दे सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस भी विजय को समर्थन देना चाहती है और इन सबके बीच स्टालिन की डीएमके अलग थलग पड़ चुकी है। और अब दोपहर 2 बजे विजय सरकार बनाने का दावा पेश करने लोक भवन जाएंगे। लेकिन इस बीच विजय को सपोर्ट करने के लिए तो सब तैयार हैं। डीएमके अलग थलग पड़ गई है, लेकिन मुसीबत एआईएडीएमके के सामने ये है कि अगर पलानीस्वामी समर्थन की बात नहीं करते हैं तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु की सियासत में भूचाल आ रहा है। पल पल चीजें बदल रही हैं। विजय की जीत के बाद पूरे राज्य की सियासत में भूचाल है। पुरानी पार्टियों को कुछ सूझ नहीं रहा। तमिलनाडु की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, तमिलनाडु की सियासत में एआईएडीएमके के ज्यादातर विधायकों ने विजय को समर्थन देने की मांग कर दी है। एडापट्टी पलानीस्वामी से की है। 30 से ज्यादा विधायकों ने विजय को समर्थन देने की बात कही है। एआईएडीएमके के 30 विधायकों ने पार्टी चीफ एडापट्टी पलानीस्वामी को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर उन्होंने जल्द फैसला नहीं लिया तो पार्टी तोड़कर वो विजय के साथ चले जाएंगे। बगावत के नेतृत्व सीवी षणमुगम कर रहे हैं। आज एडापट्टी पलानीस्वामी के घर होने वाली विधायक दल की बैठक को टालना पड़ा। विजय की जीत ने तमिलनाडु का पूरा सियासी समीकरण ही बिगाड़ दिया है। एक तरफ एआईएडीएमके में बगावत की खबर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस टीवीके को सपोर्ट करना चाहती है, जिससे उनकी पुरानी सहयोगी डीएमके नाराज हो गई है। तो कांग्रेस की टीवीके को समर्थन देने से डीएमके नाराज है। डीएमके ने कांग्रेस पर गद्दारी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के समर्थन के बदले 2 मंत्रियों की मांग की। बड़ी खबर आपको बता दें
डीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव लड़ा था और हम जानते हैं कि डीएमके चुनाव हार गई। कांग्रेस के भी 4 विधायक जीत कर आए हैं। अब ये भी चाह रहे हैं कि वो विजय को सपोर्ट कर दें। हमारे सहयोगी टी राघवन और विजय लक्ष्मी दोनों जुड़े हुए हैं। पहले तो चेन्नई से ही हम रिपोर्ट ले लेते हैं। राघवन, ये बताएं कि सबसे पहले तो एआईडीएमके की स्थिति क्या है? क्या पार्टी टूट रही है या फिर पलानीस्वामी भी तैयार हो गए हैं कि पार्टी बाहर से या भीतर से टीवीके को सपोर्ट करे? देखिए, साफ साफ पता चल रहा है मीनाक्षी की जिस तरह का दबाव पार्टी के कई सारे विधायकों ने एक साथ पलानीस्वामी पर बनाया था, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि जो बुसी आनंद हैं, जनरल सेक्रेटरी टीवीके के, उन्होंने एडप्पाडी पलानीस्वामी से उनके आवास पर मुलाकात की और उसके बाद कोवई सत्यन, जो आधिकारिक स्पोक्स पर्सन है एआईडीएमके के, उन्होंने बताया कि अब जो है एआईडीएमके ने सारा फैसला विजय पर छोड़ दिया है कि क्या उन्हें एक स्थिर सरकार चाहिए। स्थिरता का मतलब यह है कि यहाँ पर एआईडीएमके के पास 47 एमएलएस का सपोर्ट है। तो ये बहुत क्लियर हो गया है कि अब जो टोन डाउन कर दिया है एडप्पाडी पलानीस्वामी ने अपनी लाइन पर, और उनका ये कहना है कि अगर आप विजय चाहेंगे तो एआईडीएमके जो है वो सपोर्ट करेगी टीवीके को। वो सपोर्ट सरकार में शामिल होकर होगा या बाहरी समर्थन होगा। बहुत हद तक ऐसा लगता है कि आउटसाइड सपोर्ट की पेशकश जो है एआईडीएमके कर सकती है, ये विजय चाहेंगे तो। क्योंकि इससे पहले विजय ने छोटी पार्टियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। हम फिलहाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ही मिनटों में जो गिरीश चौड़ंकर और बाकी टीएनसीसी प्रेसिडेंट और जो 5 विधायक चुनकर आए थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें आधिकारिक तौर पर यह बताया जाएगा कि हम समर्थन जो है वो टीवीके को दे रहे हैं। उसके बाद ये 5 विधायक अपने नेताओं के साथ पानेयूर, जहां पर टीवीके विजय मौजूद हैं, उनके पार्टी हेडक्वार्टर्स में, वहां जाकर इस समर्थन की चिट्ठी भेजेंगे। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि विजय जो है वहां से राजभवन के लिए निकलेंगे। 2 बजे का समय लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल गवर्नर जो है वो उपलब्ध नहीं है, तो जैसे ही गवर्नर की उपलब्धता होगी विजय जो है वहां पर जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक और बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि थलपति की ताजपोशी की तैयारियां भी शुरू हो गई है। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा और सब कुछ, अगर ये समर्थन से जुड़ा हुआ सारा मामला सुलझ जाता है तो हो सकता है कि कल थलपति तमिलनाडु के नए सीएम की शपथ। बिल्कुल राघवन, अब तो एक्टर विजय के लिए बड़ा मौका है। अभी तक तमिलनाडु की सियासत डीएमके और एआईएडीएमके इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रही थी, लेकिन तीसरा विकल्प एक्टर विजय बनकर उभरे हैं और ऐसा बनकर उभरे हैं कि अलग थलग हो गई हैं पुरानी पार्टियां। समझ में नहीं आ रहा कि एक्टर विजय के साथ जाएं या फिर ना जाएं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब सवाल ये भी है जो डीएमके की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस को सत्ता का इतना लालच है कि वो अपने ही सहयोगियों को धोखा दे रही है। तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है उससे सियासी गलियारों में कांग्रेस की खूब चर्चा हो रही है। उसकी अपनी ही सहयोगी पार्टी डीएमके भड़क गई है। कांग्रेस विजय के साथ सत्ता में भागीदार बनना चाहती है, जिससे इंडिया अलायंस का एक बड़ा दल डीएमके नाराज हो गया है। उसकी नाराजगी की वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस विजय की टीवीके को समर्थन देने की तैयारी कर रही है। ये वही टीवीके है जिसने डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया और डीएमके कांग्रेस की सहयोगी रही है। कांग्रेस के सुरुख से डीएमके इतना भड़क गई है कि वो धमकी भी देने लगी है। कांग्रेस को गद्दार कह रही है और ये भी कह रही है कि 2029 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये कांग्रेस के सामने मुश्किल तो है कि अपनों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मसला सत्ता का है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी को रोकने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। कांग्रेस इसमें भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनका कितना बड़ा दल है, वो ये बड़ा दिल है। वो ये नहीं चाहते कि तमिलनाडु बीजेपी के हाथ में चला जाए। लेकिन विजय लक्ष्मी, मुश्किल तो है। डीएमके बड़ा साथी है, डीएमके के साथ आप मिलकर चुनाव लड़े। लोकसभा चुनावों की धमकी देना डीएमके का, कांग्रेस को गद्दार कहना, मुश्किल तो है कांग्रेस के सामने कि करें तो क्या करें। बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु में इसको सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता है। इंडिया अलायंस का जो स्वरूप है और 2 दशकों से ज़्यादा कांग्रेस और डीएमके का साथ है वहाँ पर। ऐसे में कांग्रेस, हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, टीवीके के साथ जाने का जो फैसला है उसकी जो रशाकशी है वो चुनावों से पहले भी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा धड़ा जिसमें कांग्रेस के काफ़ी सारे सीनियर लीडर्स इंक्लूडेड थे, वो चाहते थे कि फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो टीवीके की पार्टी, एक्टर विजय की पार्टी
करी और वो चाहते थे कि एक्टर विजय के साथ ही अलायन किया जाए। लास्ट मोमेंट तक कांग्रेस पार्टी जो है वो एकदम ओहापोह की स्थिति में थी, क्योंकि एक यूनिट जो है वो दबाव बना रही थी कि टीवीके के साथ जाए। और अब कहीं ना कहीं वो जो पृष्ठभूमि बनी थी, वो जो बैकग्राउंड बना था, जिस तरह का ट्रीटमेंट डीएमके का रहा कांग्रेस पार्टी को लेकर, कांग्रेस के नेता हमें लगातार बता रहे थे कि डीएमके उनको का ट्रीटमेंट उनके प्रति अच्छा नहीं है, जितनी सीटें वो मांग रहे थे, सत्ता में भागीदारी वो मांग रहे थे। तो डीएमके ने लास्ट मोमेंट तक कोई भी मांग कांग्रेस पार्टी की उस तरह से एडजस्ट या अकोमोडेट नहीं की। और अब कांग्रेस को लगता है कि फ्यूचर जो है, फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स की बात जो है वो एक्टर विजय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने की बात कह करके कांग्रेस पार्टी जरूर ये कह रही है कि उसको टीवीके को समर्थन देना होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सत्ता में उसकी भागीदारी हो, ताकि तमिलनाडु में वो अपने संगठन को खड़ा कर सके और उसकी भागीदारी से दक्षिण भारत में जो अपना एक्सपेंशन है उसको और बढ़ा सके। ये थॉट प्रोसेस चुनाव से पहले भी था और चुनाव के दौरान भी जो कन्वर्जन ऑफ वोट है डीएमके और कांग्रेस का, वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। सिनर्जी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं के बीच में ग्राउंड लेवल पर जैसे पहला हुआ करती थी वैसे नहीं थी। कांग्रेस पार्टी जो है ऐड करती है माइनॉरिटी वोट्स, जहां तक डीएमके की लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, तो कांग्रेस को लगता है कि ऐसा नहीं है कि डीएमके ही उनको कुछ देती है, वो भी लोकसभा के चुनावों में उनको माइनॉरिटी वोट्स का सपोर्ट देते हैं। विधानसभा के चुनाव में माइनॉरिटी बिल्कुल ठीक कही कि चुनाव के बाद कोई दल क्या निर्णय लेता है वो इसके लिए स्वतंत्र है। तमिलनाडु में कांग्रेस अपने ही सहयोगी को दगा दे रही है, डीएमके के साथ रही और अब जैसे ही टीवीके जीती, कांग्रेस पलटी मारने की सोच रही है। फिर मैं दोहरा दूं, ये कोई नई बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं सरकार में ताकि उनकी भागीदारी हो जाए। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। इंडिया अलायंस में दरार को लेकर कांग्रेस निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को मौका परस्त पार्टी कहा है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि सत्ता का मजा लेने के लिए कांग्रेस किसी को भी धोखा दे सकती है। कांग्रेस अब तक डीएमके के साथ थी, लेकिन जैसे ही विजय को प्रचंड जीत मिली, कांग्रेस ने पलटी मार ली। देखिए, कांग्रेस तो विश्वासघाती पार्टी है ही। कांग्रेस पार्टी सत्ता का मजा ले रही थी डीएमके के साथ, और जैसे ही डीएमके हारी, उससे कूद कर वो जाकर टीवीके में मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी मौका परस्त पार्टी तो है ही कांग्रेस पार्टी। और बंगाल की जीत को लेकर बीजेपी कल इसे बिहार में बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करने जा रही है। 4 मई को 5 राज्यों में नतीजे आने के बाद बिहार में कल का दिन बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई टीम कल फाइनली सेलेक्ट हो जाएगी। कुल 27 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। अमित शाह, नितिन नबीन, राजनाथ सिंह समेत केंद्र के कई बड़े लीडर मंच पर मौजूद रहेंगे। 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि जेडीयू कोटे से सभी पुराने चेहरों को फिर से मौका मिलेगा। वहीं जेडीयू की तरफ से 5 नए मंत्री भी टीम सम्राट में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना के गांधी मैदान में होने जा रहे शपथ समारोह में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सम्राट चौधरी आज कैबिनेट मीटिंग करेंगे, जिसमें चुनावी वादों को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही अलग अलग विभागों द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले ये तैयारी तो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जीत को कैसे बिहार में सेलिब्रेट करना है, अंग बंग कलिंग की बात अगर करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कैसे बंग की जीत को अंग में सेलिब्रेट करना है, ये बीजेपी बताएगी। एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी कोटे से मंत्री की रेस में किस किस का नाम है। बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह का मंत्री बनना तय है। साथ ही लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण प्रसाद, संजय सिंह टाइगर को भी सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बिहार में पहली बार अपना सीएम बनने पर बीजेपी उत्साहित है। पीएम मोदी खुद ग्राउंड पर जाकर सम्राट चौधरी और उनकी टीम को बधाई भी देंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि यह ऐतिहासिक पल है। बंगाल में जीत के बाद सबसे बड़ा उत्सव बिहार में हो रहा है। माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार
गांधी मैदान में बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी इस मंत्रिमंडल के साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने समय दिया है। बंगाल चुनाव के बाद प्रचंड जीत के बाद प्रथम आगमन उनका हो रहा है। प्रचंड जीत हुई है बंगाल में, उसका प्रथम आगमन बिहार में हो रहा है। एयरपोर्ट से बाइस रोड सड़क मार्ग से गांधी मैदान जाएंगे तो रास्ते में भी प्रधानमंत्री जी इतने लोकप्रिय हैं कि स्वतः आम जनता, भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं। तो सड़क पर भी उनके स्वागत वगैरह की व्यवस्था आम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अब देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए जेडीयू के जो नेता हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लल्लन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। चर्चा है कि निशांत कुमार को मंत्री बनाया जा सकता है और इसी को लेकर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को भरोसे में लेना चाहते हैं। सम्राट चौधरी की नई टीम में जेडीयू के सभी पुराने चेहरों को जगह दी जाएगी। पिछली सरकार में नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू से कुल 8 मंत्री थे, जिनमें विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। कल जिनका मंत्री बनना तय है उनमें श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान का नाम शामिल है। ये कल फिर से मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से 5 नए चेहरों को सम्राट मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इनमें श्वेता गुप्ता, भगवान कुशवाहा, रत्नेश सदा, शीला मंडल, बुलो मंडल का नाम शामिल है। इनका मंत्री बनना भी लगभग तय है। हमारे सहयोगी नीतीश इस खबर पर जुड़ गए हैं। तो मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होने जा रहा है नीतीश? देखिए, कमोवेश वही होगा जो पिछली सरकार में था। हाँ, कुछ नए चेहरे जरूर देखने को मिलेंगे। खासतौर से जेडीयू की यदि हम बात करें तो चूंकि उनकी संख्या पिछले मंत्रिमंडल में सिर्फ 8 थी, जिसमें से 2 डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं, 6 जो बच गए उनका मंत्री बनना तय है। 5 नए चेहरों को ला रही है। हालांकि इनमें से भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं। श्वेता गुप्ता जो सबसे नया नाम है, पेशे से डॉक्टर हैं, शिवहर से जीती हैं, पहली बार विधायक बनी है और वैश्य समाज से आती हैं, उनके मंत्री बनने की संभावना है। और इसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा, जो कि समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, कुशवाहा समाज के नेता हैं, आरा के जगदीशपुर सीट से जीते हैं, कुशवाहा समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनको लेकर संभावना जताई जा रही है कि उनको भी इस नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और इसके अलावा रत्नेश सदा, जो कि दलित समाज से आते हैं, ये भी पिछली सरकार में, ठीक पिछली सरकार में मंत्री नहीं थे, लेकिन इस बार उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो कई ऐसे नाम हैं जो नए चेहरे के तौर पर रहेंगे, लेकिन कमोवेश मंत्रिमंडल का स्वरूप वही होगा। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो आज सामने आई है वो है निशांत का मंत्री बनना, क्योंकि निशांत इसके लिए तैयार नहीं थे। राज्यसभा जब नीतीश कुमार जा रहे थे उस समय से इस बात की चर्चा थी उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वो पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उनकी यात्रा भी अभी चल रही है। लेकिन इस बीच पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर से इस बात की चर्चा की है कि निशांत को अभी मंत्री बनाना चाहिए और बहुत संभव है कि कल जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा उसमें निशांत भी मंत्री पद की शपथ लेते नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कौन सा मंत्रालय उन्हें मिल सकता है कि अगर मंत्री पद की शपथ लेते हैं नीतीश, तो फिर निशांत को कौन सा मंत्रालय मिल सकता है? मेरे जो सूत्र कुछ बता रहे हैं कि ग्रामीण विकास या ग्रामीण कार्य मंत्रालय जो है वो निशांत को दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी इसकी कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है, निशांत का मंत्री बनना ही अभी चूंकि सामने अभी सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इस बात की चर्चा अभी नहीं थी। और ये संकेत पहले मिले थे कि निशांत कम से कम 6 महीने तक बिहार के अलग अलग जिलों में अभी जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। इस बीच अचानक ये चर्चा कल शुरू हुई और आज भी इस पर मंथन चल रहा है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार निशांत को इस बात तैयार कर लिया गया है और वो कल मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। और संभव है कि उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो पहले श्रवण कुमार के पास था, वो भी उसी समाज से आते हैं, नीतीश कुमार के समाज से आते हैं, वो उनको विभाग दिया जा सकता है। बिल्कुल नीतीश, और यही सियासी घटनाक्रम है जो इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है। और बिहार में हलचल है तो हलचल उत्तर प्रदेश में भी कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में 27 की तैयारी शुरू हो चुकी है।
बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद इंडिया अलायंस में खलबली मची है। अखिलेश यादव आज ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बंगाल में जो हुआ वो यूपी में ना रिपीट हो, इसे लेकर इंडिया अलायंस को साथ लाने की कवायद तेज हो गई है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने ममता बनर्जी को फोन किया, इसमें एक नाम अखिलेश यादव का भी है। ये बात खुद ममता बनर्जी ने बताई। अखिलेश यादव आज कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। पिछले 4 महीने में अखिलेश ममता की दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले 27 जनवरी को चुनाव शुरू होने से पहले अखिलेश ने ममता से मुलाकात की। I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong. बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता जा रहे हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के बंगाल विजय को लेकर बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, सनातन का अपमान करेगा, उसका फूफड़ा साफ होना तय है। बंगाल की जनता ने ये करके दिखाया। अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी ला के लेके आती है। देखो ना बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की हार के बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बनाने वाली और चुनाव प्रबंधन करने वाली कंपनी आईपैक के साथ अपनी डील रद्द कर दी है। अब पार्टी 2027 के चुनाव के लिए बाहरी पेशेवरों के बजाय अपने ही संगठन पर भरोसा करेगी। 2027 चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने चुनावी प्रबंधन के लिए आईपैक को हायर किया था, लेकिन बंगाल चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने अपना फैसला बदल लिया है। आईपैक से अपनी डील रद्द कर दी है। अखिलेश यादव ने तकरीबन 2.5 महीने पहले इलेक्शन मैनेजमेंट और सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम आईपैक को दिए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी ने आईपैक को जो काम दिया वो अब रद्द कर दिया गया है। और रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, बंगाल के नतीजों का सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट कहीं देखने को मिल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। अखिलेश यादव वो गलतियां नहीं करना चाहते जो बंगाल में दीदी से हो गई। क्या हलचल इस वक्त है समाजवादी पार्टी के खेमे में खासकर? बिल्कुल, अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि जो बंगाल के नतीजे हैं उससे सबक लेना चाहिए उत्तर प्रदेश में। और कल हमने देखा कि उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग वो रोज़ाना पार्टी दफ्तर में लेते हैं उसमें उन्होंने कहा कि हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात है कि बूथ को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो अभी फाइनल वोटर लिस्ट आई है उत्तर प्रदेश की प्राची, उसमें करीब 2 करोड़ नाम कट गए हैं। तो अखिलेश यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं से कहा कि आप फील्ड में जाइए और जो वोटर हमारा जो कट गया है उसको फॉर्म 6 भरवाइए, यानी उसको वोटर बनाइए। सबसे पहले ये जाके काम कीजिए।
आज भी उन्होंने जो शाहजहांपुर यहाँ की ज़िला है वहाँ के सभी नेताओं को बुलाया है मीटिंग करने के लिए, और यही कहा जा रहा है कि सबसे वो यही कह रहे हैं कि सबसे ज़रूरी है कि वोट बढ़ाया जाए, और जब हम वोट बढ़ाएंगे तभी हम कामयाब होंगे। तो जाहिर है कि कोलकाता भले ही लखनऊ से उसकी दूरी 1000 किलोमीटर हो, लेकिन वहाँ का जो नतीजे हैं यूपी में, हालांकि काफ़ी फ़र्क, यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स बहुत मायने रखती है, लेकिन उसका असर यहाँ देख रहे हैं और अखिलेश यादव इसको लेकर सतर्क दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रुचि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए।